मानते हैं कि जर्नलिस्ट में पावर होती है कि बच्चन साहब को आपने खड़ा कर जी, मैं तो सच बताऊँ ना, ये पावर होती है। इन क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए। जी बिल्कुल, मैंने दे दिया। आखिरी सवाल, कितना जीत कर लाए? ये मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कहूँगी ताकि वो लोग जाके मेरा एपिसोड देखे, वहाँ का टीआरपी बढ़ाए और वहाँ का व्यूज़ बढ़ाए, और वो व्यूज़ बढ़ के मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। तो बच्चन साहब का बिहेवियर कैसा लगा आपको? क्या वो जैसा ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं वैसे ही हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन 1 मिनट किसी को झलक दिखाने के लिए बस वो अपने घर से बाहर आके वेव करते हैं, और मैं स्पेशली उनके लाइफ का 1 से 1.5 घंटा लेके आई हूँ। वेरी लकी कि सबसे पहले हम बिकॉज आप दिल्ली के हैं ना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है हर कोई, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। रात को आने के बाद भी मैं बुक्स पढ़ती थी कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, और फिर मैं केबीसी ज़रूर देखती थी। कि आज मेरी बेटी ने मेरे को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि जिसको अब मुझे अपनी पहचान किसी को बताने की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश में उनकी उपलब्धि की चर्चा हो रही है। 23 साल की रितिका हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में खेल कर आई है। जिस देश में कहा जाता है कि दूर दराज के गाँव में लड़कियाँ घर से कदम बाहर नहीं रख सकती, उस देश की ये लड़की अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है और केबीसी में खेल कर आ चुकी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सबको धन्यवाद कहूँगी, खासकर कि इंडिया टाइम्स 24 न्यूज़ को, कि वो मेरे घर आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और जो जो इन्होंने बोला, ये तो इनका बड़प्पन है कि जो जो इन्होंने बोल दिया, बट ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम इस देश में हैं तो, और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इस पे सबको धन्यवाद ही कहना चाहूँगी। क्या कहेंगे, कैसा रहा ये सफ़र? क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जिस देश में लड़कियां कहा जाता है कि घर से बाहर नहीं निकल पाती, और आपने इतनी बड़े आप सेटअप पर गए, आप हॉट सीट पर बैठे और अमिताभ बच्चन के कई सवालों के जवाब भी दिए। कैसे, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और क्या कहना चाहें, कितना कठिन रहा ये सफ़र? ये सफ़र मैं कठिन नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपके माँ बाप और अगर आपके घर वाले आपका साथ देते हैं तो हर सफ़र बहुत इजी हो जाता है। मैं ये सारा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अपने भाई को देना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों ने ही मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने स्टार्टिंग से, जब से मैं स्कूलिंग, मेरा जब से शिक्षा स्टार्ट हुआ, इन्होंने यही बोला था मुझे, हरदम इंडिपेंडेंट बनो और हरदम वो करो जो तुम्हारा चाहा हो। तो मैं हरदम उसी राह पे चलते रही और वही राह फॉलो करते करते आज मैं केबीसी के सेट पे आ गई। जैसा कि इन्होंने कहा कि ऐसा देश जहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है, उनको बोला जाता है कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम्हारा दायरा यहीं तक है, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल गलत हैं। जो लड़कियाँ आज इस मुकाम पे पहुँच रही हैं, जो वो कर रही हैं, वो आजकल के लड़के भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़के कम हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं, मैं ये बस कहूँगी कि प्लीज़ आप उनको कम मत आकिए। वो, अगर आप उनको फ्री हैंड देंगे, वो ऐसा काम करके दिखाएंगी कि आपका देश का नाम, आपके घर का नाम, आपके परिवार का नाम इतना आगे होगा कि आप खुद फील करेंगे कि माँ लक्ष्मी सीधा आपके घर में पधारी हैं। जिस तरह से हमने देखा, आप वहाँ पहुँचे, आप कॉन्फिडेंट भी थे। कितना मुश्किल रहा ये, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ट्राई करते होंगे केबीसी के सेट पर जाने के लिए, और आप वहाँ पहुँचे, आपने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कितना स्ट्रगल रहा? कि आप कहीं नर्वस भी फील कर रही थी? आपको लग रहा था कि पता नहीं पहुँच पाऊँगी नहीं, या फिर आप कॉन्फिडेंट थी? मैं अगर अपने पूरे जर्नी की बात करूँ तो अप्रैल में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मुझे जून के अराउंड ऑडिशन के लिए कॉल आ गया। उसके बाद वहाँ ग्राउंड ऑडिशन में क्या होता है कि आपका जीके टेस्ट होता है, फिर पीआई होता है, उसको मैंने क्लियर किया, और अराउंड अगस्त फर्स्ट वीक में मुझे कॉल आ गया कि आप मुंबई आ रही हैं, आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी, पूरा स्टार्ट हो गया कि एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्या पता ये जर्नी मुझे कहाँ क्या चेंजेस लाए मेरे लाइफ में। इसके बाद जब मैं मुंबई पहुँची, वहाँ मैं 10 लोगों से मिली। वो 10 लोग अब मेरे एक परिवार बन गया है, क्योंकि हर जगह से लोग आए थे। कोई नॉर्थ ईस्ट से आया था, कोई भोपाल से आया था, कोई नॉर्थ से आया था, लाइक उत्तराखंड से, कोई कहीं और से आया था। उसके बाद जब हम लोग सेट पे पहुँचे, बहुत नर्वसनेस हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग आए थे सारे एजुकेटेड थे, सब में नॉलेज था, बस बात वहाँ था टाइमिंग का। जब हम फास्टर फिंगर फर्स्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन खेले, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन
इतना नर्वस मैं हो गई थी कि मेरा गलत हो गया। उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बोला कि नहीं, अगर हम नर्वस हो जाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। सेकेंड टर्म में मेरा हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने आप को संभाल ली, मैंने अपने एंग्जाइटी कम किया, क्योंकि जो हम टीवी पे देखते हैं वो रियलिटी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग टीवी पे बहुत इजीली आंसर दे देते, बट जब हम प्रैक्टिकली वहाँ जाते हैं, एक नर्वसनेस एक माइंड में चल रहा होता है कि अगर अभी नहीं आया तो क्या पता कि हम 10 में से ना आ पाए और यहाँ से हम सीधा घर चले जाएं। बस वहाँ पे मुझे नर्वसनेस था। उसके बाद जैसे मैं हॉट सीट पे आ गई, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत प्यारे ढंग से उस सफ़र को एंजॉय किया, क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम ये मेरा सफ़र था, तो इसलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली उसको पार किया। और अमिताभ बच्चन के हर क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया, और मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने भी उनसे इतने क्वेश्चंस पूछे कि वो भी लास्ट में खड़े होकर बोलने लगे, हे देवी जी, आप कैसे, आपके मम्मी पापा आपको संभालते हैं। बच्चन साहब का बिहेवियर कैसा लगा आपको? क्या वो जैसा ऑन स्क्रीन दिखाई देते हैं वैसे ही है? मैं सच बताऊँ ना, वो ऑन स्क्रीन जैसा दिखाई देते हैं, वो रियलिटी में और सोबर है और डिसेंट है। मतलब वो डे बाय डे उनकी उम्र बढ़ रही है, बट जो वो ग्राउंड टू अर्थ है, जो उनका प्यार है लोगों के लिए, जो उनका व्यवहार है, वो नेक्स्ट लेवल है। मैं उनको बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। अब जब यहाँ दिल्ली पहुँचे तो आपका एक ग्रैंड वेलकम भी किया गया, और क्षेत्र के आसपास के लोग, यहाँ के विधायक, सब लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए पहुँचे। उस टाइम की क्या फीलिंग थी? और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि सेट पर जाने के बाद जब वापस आए तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है? अगर मैं स्टार्टिंग करती सेट के बाद, जब मैं वापस आई तो जैसे ही हम लोग सेट से मेरा मतलब एपिसोड शूट हो गया, उसके बाद हम लोग सिद्धिविनायक गए थे, क्योंकि हम मुंबई में थे। सिद्धिविनायक में मेरे पापा एक दो लोगों से बात कर रहे थे, और उन्होंने जैसे ही बोला कि मेरी बेटी हॉट सीट पे आई है एंड शी हैज़ वन सम अमाउंट सिटिंग बिफोर द अमिताभ बच्चन, एवरीवन वाज लाइक कि आप बहुत प्राउड फादर है, प्राउड मदर है कि आपकी बेटी इस मुकाम में पहुंची है। और फिर उन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटोज़ लिया, एक सेलिब्रिटी वाला टच दे दिया मुझे कहीं पे भी। फिर पापा ने फ़्लाइट अटेंडेंट से मेरा क्या बोलते हैं, एक अनाउंसमेंट करवा दिया कि मैं केबीसी में आई हूँ। वहाँ पे लोगों ने इतना कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब ने यही बोला कि बेटा, जिस मुकाम पे तुम पहुँच के आई हो, वहाँ मुकाम पे पहुँचना इतना इजी नहीं है। क्योंकि अमिताभ बच्चन 1 मिनट किसी को झलक दिखाने के लिए बस वो अपने घर से बाहर आके वेव करते हैं, और मैं स्पेशली उनके लाइफ का 1 से 1.5 घंटा लेके आई हूँ। मतलब ये ऐसा टाइम है, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि वो तुम किसी से कितना भी, भले तुम्हारे पास पैसा हो जाए, तुम नहीं ले सकते। बट मैंने अपने ज्ञान के, अपने पर्सनालिटी के दम पे वो अचीव किया। उसके बाद मैं दिल्ली आई। दिल्ली पे मेरे ऑफिस में, मैं एडवांस मीडिया ग्रुप में काम करती हूँ, मेडगे टुडे, उन्होंने मेरा ग्रैंड वेलकम रेड कारपेट किया, बुके दिया। उसके बाद मेरे घर के अगल बगल के लोग मेरे घर पे आए, मम्मी पापा से इंटरेक्ट किए। हम अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बट यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे हाँ, मनोज की एक बेटी आई है जो केबीसी में जीत के आई है। फिर हमारा रिसेंटली प्रीवियस संडे एक प्रोग्राम हुआ था, जो यहाँ के सारे विधायक आए थे, हमारे विनय जी भी आए थे, और क्या बोलते, यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे हमारे लव्ड वंस आए थे जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और हमारे एक संतोष अंकल हैं, उन्होंने मुझे तो इतना आशीर्वाद दे दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पापा के बाद अगर दूसरे मेरे पापा होंगे तो वही होंगे। चलिए, निश्चित तौर पर आप सेलिब्रिटी तो बाकी लोगों के लिए बनी गई हैं, हमारे लिए भी। हम भी 2 दिन से ट्राई कर रहे थे इंटरव्यू करने के लिए, आज तीसरे दिन मैम ने टाइम दिया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अब हर कोई ये भी जानना चाहता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपका करियर को लेकर, या और क्या कुछ अचीव करने वाले हैं? करियर को लेके तो मैं ये कहूँगी कि जब जो अभी मैं कर रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट, मैं उसमें आगे जाना चाहूँगी और अपने देश का नाम आगे बढ़ाना चाहूँगी। जैसे मैं हेल्थ केयर जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है सबसे बेस्ट बने। चाहे उसके लिए मुझे गवर्नमेंट के पास कितना जाना पड़े, हमारे मेडटेक लीडर्स के पास कितना जाना पड़े, कितना उनके जो थिंकिंग है उनको सिंक करके एज अ ब्रिज मैं काम करूँ और अपने देश को और आगे बढ़ाऊँ। और मैं ये चाहूँगी जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे मेरे पास आए, मैं डेफिनेटली उसको ग्रैब करूँगी और ऐसे ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहूँगी, सक्सेसफुल बनते रहूँगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहूँगी और अपने देश का और अपने जिला का। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। जैसे ही हमारा प्रीमियर हुआ था, पहले सब ये जानते थे मनोज सिंह की बेटी है, बट जब से प्रीमियर हुआ है, स्पेशली पापा को कॉल आ रहा है कि मनोज, तुम्हारी बेटी इस मुकाम पे पहुंच गई है। मैं आरा की हूँ और मेरा गांव का नाम है खलीसा। वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे खलीसा की बेटी, हमारा एक छोटा सा गाँव है, वो इतने इस मुकाम पे पहुँच गई है और इतना नाम कर दिए कि अब
हर जिला के लोग जानते हैं कि इस गांव की बेटी इस मुकाम पे पहुंची है, जो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो बिहार से भी कॉल आ रहे होंगे? हाँ जी बिल्कुल, मुझे बिहार से बहुत कॉल आ रहे हैं, मुझे बिहार से इंटरव्यू के लिए भी बहुत कॉल आ रहे हैं। जैसे वहाँ के भी जो मतलब रीजनल जो टीवी चैनल्स होते हैं वो पापा को रैपिडली कॉल कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बेटी को बिहार लेके आइए, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। तो मुझे बहुत वी आर वेरी लकी कि सबसे पहले हम कर रहे हैं। बिकॉज आप दिल्ली के हैं ना, और दिल्ली मेरा एक मतलब दिल्ली जो प्यार है ना, मैं दिल्ली का प्यार कहीं नहीं भूल सकती। चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, देश में भी कहीं पे भी चली जाऊँ या विदेश में चली जाऊँ, मेरा जो प्यार दिल्ली के लिए है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं नहीं ब्याह कर सकती बिकॉज मैं बचपन से, मेरा स्कूलिंग से लेके जो हायर एजुकेशन हुआ है सारा दिल्ली से हुआ है। आपने बताया कि आप हेल्थ केयर जर्नलिस्ट हैं। हेल्थ हमें अपना तो पता है हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हैं ये बताइए, क्या क्या काम उसमें होता है और क्या विज़न लेकर आप चल? जी, मैं सबसे पहला तो ये बताऊं, सबसे कॉमन है सारथी जो आ गई है, लोग अब चलना बंद कर दिए हैं, बट मैं टाइम हाथ में लेके चलती हूँ, जितना हो सके चलती हूँ। अभी रिसेंटली हार्ट डे आने वाला है 29 सितंबर को। मैंने एक हमारे फोर्टिस के अशोक से, डॉक्टर अशोक से, चेयरमैन है, उनसे मैंने जब इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये बोला था कि दिन में 45 मिनट्स आप चलें, यही मोस्ट कार्डियो हो जाएगा आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, दिन में आप 1 घंटे अपने लिए निकालिए, उसमें अच्छा कार्डियो करिए, यही आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा और स्पेशली आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। और अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे पापा एक योगा टीचर है, वो दिन में 2 घंटे योगा करते हैं, और दिन में 2 घंटे योगा करते, स्पेशली वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और वो अपना कंटिन्यू करते हैं अपना सुबह का जो चोर्स होते हैं वो करने के बाद वो सीधा योगा करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद अपना दिन का शुरुआत करते हैं। मेरी मम्मी भी सुबह सुबह सबसे पहले उठ के वो योगा ही करती है। मेरे भाई जिम जाता है, वो हम उसको बोलते हैं कि मत जा जिम, घर पे ही कर ले, बट आजकल के यंगस्टर्स जिम जब तक ना जाए तब तक हो नहीं सकता। और मैं जितना हो सके मैं चलती हूँ। मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, बट मैं ये करती हूँ कि मैं ऑफिस में भी बहुत चलती हूँ और घर पे भी यहाँ से मेट्रो से कहीं और मैं हरदम चल के जाती हूँ। रितिका, एक और सवाल है, उन लड़कियों को या उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं और जो लड़कियां खुद को कमज़ोर समझती हैं? आपकी बेटी किसी से भी कम नहीं है, और बहनों तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर तुमने सोच लिया, तुमने ठान लिया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा, तुम उसको अचीव कर लोगी। और अपने घर वालों को, खास करके अपने माँ को बताओ कि मम्मा मुझे ये करना। अगर आपके पापा नहीं सुनते हैं तो अदरवाइज मैं ये कहूँगी, सारे मम्मी पापा को अपने बच्चों को अपने फ्रेंड की तरह समझिए। जैसे ही अपने बच्चों को आप अपने फ्रेंड की तरह समझने लगेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी की छोटी सी छोटी चीज़ें बताएंगी। जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा को अपना फ्रेंड समझती हूँ। चाहे दिन में मैंने कुछ भी किया हो, रात को मैं आके सबसे पहले दोनों को यही बताती हूँ, पापा मम्मी मैंने आज ये किया। मैं मतलब अपने फ्रेंड्स के तरह ही उनको ट्रीट करती हूँ। तो मैं सबको यही बोलूँगी, अब माताओं पिताओं को, अपने बच्चों को फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। और बच्चियों को मैं ये बोलूँगी, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपको करना है आप करिए। अब तो हमारे गवर्नमेंट भी इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जोर डाल रही है, तो तुम अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। जैसे ही तुम अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दोगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तो बस अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट रखो, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ सोचो, अपने परिवार के लिए कुछ सोचो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जैसे ही विश्वास रखोगी, सब मुकाम आप हासिल कर लोगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक नज़ीर बनी है रितिका पूरे देश की उन लड़कियों के लिए जो खुद को कमज़ोर समझती हैं, और एक आईना बनी है उन लोगों के लिए जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं। रितिका, एक एक्टर ने, बहुत बड़े एक्टर ने एक चीज़ कही थी कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है हर कोई, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। अभी तक तो आपने इस रिसेंट दौर के बारे में हमें बताया। इससे पहले कितना आपने इस पर प्रैक्टिस किया, कितनी स्टडी की, कितनी मेहनत की कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाए? कितनी किताबें भी आपने पढ़ी होंगी अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ताकि आप वहां पहुंच पाएँ और इतने बड़े कॉम्पिटिटर्स के बीच में जाकर आप जो है सेट पर पहुंच पाएँ? जैसे कि मैं अगर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बोलूँ तो मैं मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ। तो मेरा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये। तो उसके बाद जब हमें एंट्रेंस देना होता है, मैं रात भर पढ़ती थी, क्योंकि एक ना
फोबिया हो जाता है। कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो आईएएस कर रहा हो, वो सीजीएल कर रहा हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो कोई कॉलेज का क्यों ना कर रहा हो, एक ना वो फोबिया हो जाता है कि क्या पता हमने ये मिस ना कर दिया हो, क्या पता हमने वो मिस ना कर दिया हो। तो मैंने अपना जब एजुकेशनल स्टार्ट किया था, तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम पास आ रहा होता था तो मैं एकदम, मुझे ना नर्वसनेस हो जाती थी। मैं रात रात भर पढ़ती थी। मेरे मम्मी पापा स्पेशली आके बोलते थे कि बाबू बस बंद कर, क्योंकि एक माइंड को भी ना आराम चाहिए। तू इतना पढ़ लेगी तो तू फ्रेश कैसे फील करेगी। फिर जैसे ही केबीसी की बात करूँ, तो जैसे ही केबीसी मेरा पास आ गया, जैसे मुझे कॉल आ गए या मेरा ऑडिशन हो गया था, उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना स्टार्ट किया। मैं दिन भर अपने, मतलब मैं ऑफिस भी जाती थी, मैं मेट्रो में ना अपने पीडीएफ खोल के बैठती थी कि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए मेरे पास। कितने टाइम पहले आपने डिसाइड कर लिया था केबीसी के सेट पर पहुंचना? केबीसी के सेट पे जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही मुझे क्या बोलते हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आ गया था, जिस दिन 9 जून को मेरा ग्राउंड ऑडिशन हुआ था, उस दिन से मेरे भाई ने घर पे कोई नहीं था। मम्मी पापा अपने बिजनेस के लिए कहीं दूर गए थे, और मम्मी और भैया भी कोई पर्सनल काम के लिए गए थे। तो जैसे ही मेरा ग्राउंड ऑडिशन हुआ, सबसे पहले पापा मम्मी ने तो कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट बोला ही, और पापा मम्मी का तो जो प्यार होता है उन्होंने बोला। बट मेरा भाई मेरे एज का है, मेरे जनरेशन का है, वो जानता है कि कितना पढ़ाई करना होता है, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, तो उसको पता है, वो इस दौर से जा चुका है। तो उसने मुझे अब बोला कि ऋतिका अब तू स्टार्ट कर दे पढ़ना, अब तू ना हर एक सोर्सेज से तू कुछ कुछ बुक्स एक पढ़ना स्टार्ट कर दे, और ये देख कि क्या पैटर्न है केबीसी का, किस पे वो ज़्यादा फोकस करता है। तो उसने मुझे बहुत गाइड किया, उसने मुझे बोला कि यहाँ से पढ़, वहाँ से पढ़। फिर मैंने क्या किया कि मैं रात रात भर पीडीएफ भी पढ़ती थी। जैसे कि मैं लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत शौक है बुक पढ़ने का, बट मैं अपने ऑफिस टाइम पे भी बुक पढ़ती थी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था। मैं अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का वो होता था कि यहाँ घर से ऑफिस जाने का, मैं उसमें भी पीडीएफ पढ़ती थी। रात को आने के बाद भी मैं बुक्स पढ़ती थी कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, और फिर मैं केबीसी ज़रूर देखती थी, क्या पता ये वाला क्वेश्चन रिलेटेड मेरे से आ जाए। तो जो इसके पीछे का है, मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती, क्योंकि वो एक जर्नी सबकी अपनी अपनी होती है। बट मैं ये बात बता सकती हूँ कि मैंने इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करी है, ताकि मैं वहाँ जाके कुछ क्वेश्चंस का तो ज़रूर कर सकूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अमिताभ बच्चन के साथ स्पेंड कर सकूँ। 13 क्वेश्चंस के आपने जवाब दे दिए। जी बिल्कुल, मैंने दे दिया। आखिरी सवाल, कितना जीत कर लाए? ये मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कहूँगी ताकि वो लोग जाके मेरा एपिसोड देखे, वहाँ का टीआरपी बढ़ाए और वहाँ का व्यूज़ बढ़ाए, और वो व्यूज़ बढ़ के मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। तो ऋतिका के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज जी। मनोज जी, कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जब यहाँ पहुँची तो बहुत सारे क्षेत्र के लोग भी, नेता भी, विधायक भी, सब लोग आपको मुबारकबाद देने पहुँचे, और आप बता रहे हैं कि बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं। कैसी फीलिंग्स हैं और क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरी बेटी केबीसी की हॉट सीट पर आकर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया उसने। रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो कहता है कि बेटी बेटे से कम है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। मैं देखिए, एक अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन में काम कर मैं एक अपने बच्चों को अनुशासन दिया, और वही अनुशासन से आज मेरी बेटी केबीसी की हॉट सीट पर आई। माँ बाप को इससे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गर्व मुझे ये लग रहा है कि देखिए, मैंने एक नया मकान लिया, और नया मकान जो एक संतोष गुप्ता भैया हैं मेरे, जो इस मकान के बिल्डर हैं, उन्होंने मुझे इस मकान में आने का मकान में आया, और यह मकान मेरे लिए लक्ष्मी साबित हुआ। जैसे ही मैं इस मकान में आया, मेरी बेटी केबीसी की हॉट सीट पर चली गई। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में और पूरे जगह में आज मेरी बेटी के कारण मेरी एक पहचान होगी, जो कि मैं इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल ही एक अनजान चेहरा था, और उस अनजान चेहरे को मेरी बेटी ने पहचान बना दिया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार। कितनी ज़िंदगी अब बदल गई है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे आपको बधाई देने के लिए, कॉल भी आपके पास आ रहे होंगे। कितनी लाइफ जो है चेंज हो चुकी है बेटी की वजह से? हाँ हाँ, वो तो है। ये जब से आई है तब से कोई ना कोई आता ही रहता है। और अब आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं बिटिया से? और आगे जाएगी। आप खुद युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपकी जो बहन है वो इतने बड़े नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी लोग उसको देखते हैं, शो में होकर आई? बिल्कुल सर, मुझे इतना प्राउड फील होता है, इतना प्राउड, मतलब मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
मतलब मैं एक अपनी बहन, जो मेरी अपनी बहन, उसके वजह से मैं जान पा रहा हूँ, दो लोग मुझे जान रहे हैं। और मैं ऐसे शो में गया जिसके सर्दियों के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मिल पाया हूँ मैं इतना सौभाग्य की मतलब हम जैसे सर आदमी जो मिडिल क्लास आदमी होते हैं उनको बहुत नसीब से ही होगा कि कभी मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन सर मैं अपनी बहन की वजह से मिल पाया हूँ। अब मेरे ऊपर एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि अब मुझे भी नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है और मुझे भी अब केबीसी में आना है कि लोग मुझे भी अब जाने और मेरे थ्रू मेरे पापा मम्मी को ही पहचाने। इसलिए सर मुझे दीदी ने पार्टी वार्टी दी कि नहीं दी बाहर? यार पार्टी तो मेरे से भी ले रही है ये, जैसे ही पैसे अकाउंट में आएंगे फिर सारे पैसे मैं लेके पार्टी करेंगे हम सारे। आप बड़े हैं कि छोटे हैं? सर मैं बड़ा हूँ बहन से, 3 साल बड़ा हूँ सर मैं। तो देखिए ये पूरा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ परिवार है जो बेहद फ़क्र महसूस कर रहा है रितिका पर, और इनका कहना है कि आने वाले टाइम पर उम्मीद करते हैं कि और भी ऊंचा मुकाम रितिका कुमारी हासिल करेगी। हमारी तरफ से भी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।